डिग्री, अदर्स में 90 डिग्री। मेज बाजरा ज्वार, मेज बाजरा ज्वार ये था, है ना, 1880। ये कितना था? 45। ये टोटल एंगल दिया हुआ है ना। अब क्वेश्चन डी देखते हैं, डी क्या कर रहा है। डी जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है, इफ द यील्ड 50% ज्यादा है सर। क्वेश्चन लिख लेता हूं, इफ द यील्ड पर acre of rice was 50% more than that of barley, then the production of barley is what percent of that of rice। बहुत ही आसान है, that of rice। ये क्वेश्चन है कि अगर यील्ड क्या होता है, प्रोडक्शन पर एकड़, है ना, पर यूनिट लैंड पे कितना प्रोडक्शन होगा, यील्ड होता है। तो अगर यील्ड पर एकड़ राइस का किससे ज्यादा, 50% ज्यादा है ना, 50% मोर देन दैट ऑफ बार्ली, देन द प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ राइस। यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। यील्ड बराबर क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ, हाँ, टोटल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, है ना, अंडर द क्रॉप। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अंडर द क्रॉप। इसीलिए पर एकड़ निकल जाएगा कितना हुआ, है ना। अब देखिए, अब क्या बोल रहा है, यील्ड, इसमें इसके बाद लिखेंगे यील्ड ऑफ राइस इक्वल टू टोटल, क्योंकि मेंस है तो आपको लिखना होगा यहाँ पे, है ना, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं। टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया अंडर राइस। उसी तरह यील्ड ऑफ बार्ली क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन ऑफ बार्ली बाय टोटल एरिया अंडर बार्ली, है ना, यही होगा। इसी फार्मूला को हमने दोनों के लिए अप्लाई कर दिया, हाँ सर, है ना। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन सर एग्जाम में ऐसे लिखना पड़ेगा सर। हाँ, ऐसे बिल्कुल लिखना पड़ेगा, मेंस है ना। स्टेप अगर अच्छा से आप नहीं समझाए तो मार्क्स काट लेगा, भले आंसर स्टेप पे ही मार्क्स है, 72 मार्क्स, 72 में 72 लाना है। हाँ, वैसा कुछ कैलकुलेशन है तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टेप को आप दिखाइए ताकि उसको पता चले कि आप कैसे पहुंच रहे हैं आंसर, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है, जो भी गिवन रहेगा उसको लिख देंगे। गिवन क्या है, yield per acre of rice was 50% more than that of barley। तो yield of rice इक्वल टू 50% मोर है, इसका मतलब 150 गुना 50% मोर है तो कितना हुआ, 100%, है ना। ऐसे इनको नहीं समझ में आएगा तो ऐसे लिखे 50% मोर देन, 50% मोर देन का मतलब कितना हुआ, इसलिए बोले थे परसेंटेज स्ट्रांग होना चाहिए, रेशियो स्ट्रांग होना चाहिए, एवरेज स्ट्रांग होना चाहिए। अगर इतना स्ट्रांग है तो दो तीन क्वेश्चन तो ऐसे ही बना देंगे, है ना, दो क्वेश्चन जो आता है। तो यील्ड ऑफ राइस 50% मोर ऑफ यील्ड ऑफ बार्ली, यानी 150
अगर ये 100 है तो वो 150 होगा। 50% हाँ, अगर ये 100 यील्ड कर रहा है तो वो 50% ज्यादा है, मतलब 50 वो यील्ड कर रहा है, मतलब 150 यील्ड कर रहा है, तो दोनों का रेशियो कितना आएगा? 150 100/150 होगा सर। यस, 100/150 8 ऑफ राइट। तो इसका मतलब रेशियो, जैसे कि अगर 100 होगा राइस का एज तो उसका 150 हो, है ना, तो 100/150 रेशियो। हमें रेशियो से मतलब है, यहाँ हमें रेशियो से मतलब है। तो यील्ड ऑफ राइस बाय यील्ड ऑफ बार्ली इक्वल टू राइस कितना होगा 150, बार्ली हो जाएगा 100, है ना, 50% ज्यादा हो 100 गया। पर होगा ना सर, यहाँ पे कह रहा है कि सर then the राइस production of barley राइस is का what? ज्यादा है ना, राइस का ज्यादा है ना, सुनिए पहले, वो तो बाद में निकालेंगे, अभी जो गिवन है उसके बारे में लिख रहे हैं। इसमें क्या दिक्कत हुआ? यील्ड ऑफ राइस 50% मोर है, मोर किसका है? राइस का। 50% मोर का मतलब अगर बार्ली का 100 है तो राइस का 150 हो जाएगा। 100 का 50% कितना होता है? 100 का 50% 50 होता है। हाँ, तो राइस का ज्यादा होगा ना, इसमें क्या दिक्कत हो रहा है? राइस का तो ज्यादा होगा, राइस का ऊपर लिख रहे हैं तो 150 लिखे हैं, बार्ली का नीचे। अभी गिवन में निकालना क्या है वो देखेंगे फिर, है ना, निकालना है तो फाइंड करके ऐसे लिखेंगे। कितना तक समझ में आएगा गिवन? स्टेट बाय स्टेट पढ़ना है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे इसको मिटाते हैं, निकालना क्या है पहले, अब इसके बाद लिख देंगे निकालना क्या है ना। देखिए, then the production of barley is what percent of that of rice? बार्ली का परसेंटेज निकालना है राइस के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज ऑफ निकाल ऐसे करके लिखेंगे, टू फाइंड परसेंटेज ऑफ बार्ली ऑफ दैट ऑफ राइस, प्रोडक्शन ऑफ परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट ऑफ राइस। इसी का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बार्ली का ऊपर प्रोडक्शन ऑफ बार्ली, प्रोडक्शन ऑफ कैसे निकालते हैं परसेंटेज, पता है ना, जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर डिवाइड बाय जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस इनटू 100 ऐसे ही निकालते हैं ना। परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बार्ली ऑफ दैट ऑफ राइस, राइस का कितना परसेंट बार्ली का प्रोडक्शन है वो निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना है उसको ऊपर में, प्रोडक्शन ऑफ बार्ली ऊपर में, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे में, राइस के रिस्पेक्ट में निकालना है इनटू 100। यही हमको फाइंड करना है। देखिए ऐसे करके आप जब बनाएंगे ना पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी हम आपको ये रेशियो चाहिए, अगर ये रेशियो मिल गया काम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब वो रेशियो कहां से आएगा, देखिए कहां से आएगा, इसको मिटाते हैं ताकि आगे और कर सके। अब यहाँ पर देखिए, एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वेशन 1 कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे आप फिर से लिख सके, है ना। इक्वेशन 1 कर देंगे तो ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, ताकि आप फिर से इसको यहाँ पे कोट कर सके, फिर से दिखा सके उसको। एग्जाम्पल को ये नहीं पता, ये नहीं लगे कि कहां से ले आया। फ्रॉम इक्वेशन 1 तो डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको कर लेंगे। यील्ड क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ राइस, यील्ड ऑफ राइस क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय एरिया अंडर राइस, एरिया अंडर राइस डिवाइडेड बाय यील्ड ऑफ बार्ली क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ बार्ली डिवाइडेड बाय, एक स्टेप आप बचा सकते हैं, इसको फिर लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन 1 से ही आप दिखा रहे हैं, है ना। प्रोडक्शन ऑफ बार्ली, प्रोडक्शन ऑफ बार्ली डिवाइडेड बाय एरिया अंडर बार्ली। स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट नहीं अपनाना है, शॉर्टकट करेंगे एक मार्क्स काट लेगा, आंसर तक पहुंचना नहीं, आंसर तो 1 सेकंड में पहुंच जाएंगे यहाँ पे, लेकिन मेंस का एग्जाम है तो स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है, तो शो करना है कि आपने कैसे लाया। ये हो गया।
और इक्वल टू कितना दिया हुआ है 150/100। अब देखिए मैंने कल बताया था आपको बीच में डिवीजन है, तो डिवीजन जब हटाते हैं मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उलट जाता है, यानी प्रोडक्शन ऑफ राइस डिवाइडेड बाय एरिया अंडर राइस इनटू एरिया अंडर बार्ली, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा ना, ये नीचे ऊपर चला जाएगा और किया जाएगा प्रोडक्शन ऑफ बार्ली। यहां तक क्लियर है? इक्वल टू 150/100। यहां तक क्लियर हो गया? ये जो बीच में डिवीजन था उसको हटाए तो क्या हो गया, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। कल बताए थे डिवीजन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से हो जाता है। अब हमको क्या चाहिए जिसको आप हटा सकते हैं? अब हमको एक रेशियो चाहिए, या तो प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय प्रोडक्शन ऑफ बार्ली का रेशियो मिल जाए, या प्रोडक्शन ऑफ बार्ली बटा प्रोडक्शन ऑफ राइस का मिल जाए, तो हमें परसेंटेज पता चल जाएगा। सिंपल है, इसको इधर कर दें, ट्रांसफर कर देते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ राइस बटा प्रोडक्शन ऑफ बार्ली इनटू एरिया। अब यहां पे फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया अंडर बार्ली कितना है, क्योंकि रेशियो निकालना है, एरिया अंडर बार्ली और एरिया राइस का रेशियो निकालना है, तो हमें एंगल से काम हो जाएगा। एंगल वो बताता ही है ना, बार्ली में 36 डिग्री है ना, उसी के अनुसार जो एरिया होगा वही एक होगा, तो 36 रेशियो उसी रेशियो में आएगा। और सॉरी पहले क्या है बार्ली, फिर राइस, राइस में कितना है 72 बराबर 150/100। इतना तक समझ में आ गया? एरिया को, क्योंकि ये पाई चार्ट जो दिया हुआ है वो एरिया का दिया हुआ है। ये पाई चार्ट किसका दिया हुआ है? ये पाई चार्ट में जो एंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर क्रॉप में कितना कितना एरिया है उस रेशियो में, है ना। ये एंगल पाई चार्ट में एंगल ही रिप्रेजेंट करता है ना, ये कल भी बताए थे आपको। तो ये एरिया का पाई चार्ट दिया हुआ है, एरिया वाइज। तो अगर हमें रेशियो लेना है एक के रेशियो दूसरे, तो सीधे एंगल से हम ले सकते हैं, है ना, वही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 2, है ना। अब ये रेशियो कितना हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ राइस डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन ऑफ बार्ली बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा, नहीं आएगा, ये 2 उधर चला गया, कट जाएगा ये 2 2, 3 बचा, सिर्फ काट के देखिए इसको 3, यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान के रखिए, है ना, इसको इक्वेशन 2 मान के रखिए। अब यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ, इसको 3 ले लीजिए या नहीं भी ले सकते हैं, है ना, इसको मिटाए, सिर्फ ये हमारा आ चुका है मेन। तो इसको यहाँ आपको आप 3 ले लीजिए, put the value of equation 3 in 2। तो परसेंटेज क्या आएगा, परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बार्ली ऑफ दैट ऑफ राइस इक्वल टू, देखिए प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय प्रोडक्शन ऑफ बार्ली कितना है, 3 है। प्रोडक्शन ऑफ राइस बाय प्रोडक्शन ऑफ बार्ली 3 है, तो प्रोडक्शन ऑफ बार्ली बाय प्रोडक्शन ऑफ राइस कितना हो जाएगा, 1/3। याद रखिए 1/3 into 100, 2/3 होगा ना सर। हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बार्ली ऑफ दैट ऑफ राइस। क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है, क्वेश्चन को स्टैटिक्स वाले सेक्शन में क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है कि निकालना क्या है ना। और हमें निकालना था परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बार्ली ऑफ दैट ऑफ राइस, है ना। आंसर के पीछे नहीं भागना है, हमें बेसिक से चलना है। तो हमने क्या किया था, यहाँ से देखिए प्रोडक्शन ऑफ राइस डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन ऑफ बार्ली कितना आया था, 3। हमें क्या चाहिए, सिंपल सो है, इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, आया था 3, लेकिन हमें क्या चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ बार्ली डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन ऑफ राइस, परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं।
तो उसको उल्टा करेंगे तो 1/3 आएगा। तो यहाँ पुट करेंगे 1/3 into 100 कितना आ रहा है 33.33%। सिंपल है 33.33%, यही आंसर हो जाएगा। लास्ट में आपको ऐसे इसको घेर देना है, या फिर से इसको लिख के परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, जो लास्ट में आंसर है इसको घेर के दिखाना है कि ये आंसर है हमारा, बार्ली ऑफ दैट ऑफ राइस। समझ में आ रहा है? जो सर लास्ट में 1/3 आंसर है कैसे आया सर? 1/3 कैसे आया, पहले सोचिए चीजों को। 1/3 कैसे आया? यहाँ पे क्या आया था, प्रोडक्शन ऑफ राइस बाई प्रोडक्शन ऑफ बार्ली कितना आया था? प्रोडक्शन प्रोडक्शन 3 आया ये था। समझ में आया था कैसे आया था ये? हाँ सर वो समझ में आ गया था। तो उसी का तो उल्टा है ना। देखिए ना, प्रोडक्शन ऑफ राइस नीचे लाना है, किसी भी चीज का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 3 है, इसको उल्टा कर देंगे तो 3 का 1/3 नहीं आएगा। इसका वैल्यू हमें रखना है, प्रोडक्शन ऑफ बार्ली बाई प्रोडक्शन ऑफ राइस का वैल्यू हमें रखना है। लेकिन हमें किसका, अरे इसी को फिर से कर देते हैं। देखिए इसको उल्टा करेंगे तो इधर वाले को भी उल्टा करना पड़ेगा ना। ओके प्रोडक्शन ऑफ, हाँ प्रोडक्शन ऑफ बार्ली डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन ऑफ राइस, क्या हो जाएगा, इधर उल्टा कर दिए तो ये भी उलट जाए, 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है कहां से आया वो? हाँ सर। और उसी को यहाँ पे रख दिए, कुछ नहीं किए, सिर्फ रख दिए 1/3 को, तो 100/3 33.33%। दिस इज द राइट आंसर। ओके, एनी इशू देन? कोई इशू है? नहीं नहीं सर। सिंपल लॉजिक भी लगाना चाहिए, जो सॉल्व किया उसको सोचना चाहिए था कि 2/3 तो दिया ही हुआ है, वही क्यों पूछेगा, उसी को रख के परसेंटेज निकाल दिया। तो रेशियो दिया ही हुआ था 50% ज्यादा है, उसी को फिर वो परसेंटेज में निकाल दिया। 50% ज्यादा है तो कितना निकाल वही आएगा। तो जो सॉल्व किया है उसको भी, उसके भी दिमाग में ये नहीं आया कि भाई वही क्वेश्चन क्यों पूछेगा, और वो भी कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। हाँ 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, उसमें डिवीजन है 4 + 4 + 8 + 10 + 10, डी और ई 10 मार्क्स का है। अब सोचिए 10 मार्क्स में ऐसा थोड़ी कोई 2 लाइन में सॉल्व हो जाए, इतना तो लॉजिक होना चाहिए। मैं स्टूडेंट को यही बोलता था टेस्ट सीरीज में आकर, देखिए सोचिए कम से कम क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो लिख ही नहीं रहे हैं, बोले सर मार्क्स नहीं आ रहा है। जो डिमांड कर रहा है, जो क्वेश्चन है, उसको फाइनल आंसर तक तो आप पहुंचेंगे, वो भी स्टेप बाइज, तभी तो आपको मार्क्स देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में एक ई है, ई, इसलिए मैं दिया था आप लोगों को कि ट्राई कीजिए, ट्राई करेंगे तो समझेंगे, सोचेंगे। ठीक है कोई बात नहीं। ई क्वेश्चन, ई में क्या है, ई में है इफ द टोटल एरिया, सॉल्यूशन तो आप देखते ही नहीं है किसी का भी नहीं, बकवास। हाँ अपना ब्रेन चलाते हैं और वहां तक पहुंचते हैं आंसर तक। ओके ई में देखिए, इफ द टोटल एरिया, एकदम सिंपल सा सब होगा, या तो परसेंटेज होगा या रेशियो होगा या एवरेज होगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा, सिंपल जो बेसिक मैथमेटिक्स आपने पढ़ा है। इफ द टोटल एरिया goes up by 5%। सर क्वेश्चन मत लिखिए सर, क्वेश्चन है आपके पास? मेरे ठीक पास है, क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, फिर भी एक बार लिख लेना चाहिए क्वेश्चन, है ना, समझाने के दौरान थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं बार बार इस पे हाईलाइट करूंगा, है ना। इफ द टोटल एरिया गोज अप बाय 5% एंड द एरिया अंडर, कैसे क्वेश्चन को आप जब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को आपको मार्क करना है, कैसे हाईलाइट करना है ताकि आपके दिमाग में रहे, पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है उस पे हाईलाइट करना है ना।
if the total area goes up by 5% and the area under wheat production goes up by 12%, then what will be the angle? What will be the angle for wheat in the new pie chart? ये भी आसान है। अब देखिए पहले क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, गिवन है कि टोटल एरिया गोज अप बाय 5%। देखिए ये जो है एक टोटल एरिया दिखा रहा होगा, तो टोटल क्रॉप ऐसे इसको मानते हैं, टोटल एरिया इक्वल टू एक्स, ठीक है। और ये 76/360, तो एरिया ऑफ व्हीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ व्हीट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/5 होगा ना, ठीक है। अब एरिया टोटल एरिया कितना इंक्रीज हुआ 5 से, यानी 105/100। न्यू एरिया इक्वल टू कितना, न्यू एरिया कितना, न्यू व्हीट एरिया अच्छा यही गलती करते हैं, x/5 प्लस x/5 का 112 लेना है, तो ये हो जाएगा आपका x/5 कॉमन 112/100। अच्छा ये थोड़ा सा गलती हो रहा है यहाँ पे, 112/100 ठीक है, ये हो गया वेट का एरिया, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालेंगे, तो वेट का एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, वेट का एरिया कितना है x/5 इंटू 112/100 डिवाइडेड बाय ये कितना है, ऐसे ही बना रहे थे ना, ये गलत हो रहा है, 105/100 अभी काटिए कितना आता है, कटेगा नहीं, 5 जो है वो एक्स्ट्रा काटना है, हम बताते हैं बस वही गलती कर रहे थे थोड़ा सा, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। 112/5 इंटू 105 कितना आता है ये लगभग, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं ना मोबाइल में, बिना कैलकुलेटर का होगा भी नहीं ये 112 1
काटिए, इसको काटिए, टोटल को कीजिए, ये 76.8 ही आएगा। देखिए करके, अच्छा क्वेश्चन था ये। 76.7 यस, अब ठीक हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे। देखिए 76.7 यही आंसर है, ठीक है। अब देखिए ऐसे 7 ठीक है, 7 9 8 कर देते हैं इसको, 76.8 यही है ना आंसर जैस्मिन सोमा? यस सर। हाँ, अब सॉल्यूशन में इसको एक समझ, मैंने किया नहीं खुद से। सॉल्यूशन मत देखिए, मैं समझाता हूँ आपको, मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था वहाँ पे। समझना है चीजों को। क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है ना, और क्वेश्चन अच्छा था। देखिए बोल रहा है कि एरिया जो है 5% से इंक्रीज होता है, और विड्थ के अंदर जो एरिया है वो कितना से इंक्रीज होता है? 12% से। ये गिवन है, तो हम क्या मान लेंगे? लेट टोटल एरिया x, टोटल एरिया x है, तो विड्थ का एरिया कैसे x/5 कैसे होगा? कैसे होगा? क्योंकि अगर हम उसका रेशियो तो सेम होना चाहिए ना। जैसे देखिए एरिया ऑफ विड्थ डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, जब हम एंगल से निकालते हैं तो कितना आता है? 76 72 बटा 360, ये 1/5 आता है। यानी एरिया ऑफ विड्थ क्या होगा? हमेशा टोटल एरिया का 1/5 होगा। यानी एरिया ऑफ विड्थ ओरिजिनली बता रहे हैं, एरिया ऑफ विड्थ हमेशा टोटल एरिया का 1/5 होगा। इसको अगर उधर ले जाएंगे समझ में आएंगे, क्योंकि सर ओरिजिनली क्या बोर्ड एंगल नहीं है? दिख रहा है, कॉर्नर में साइड में नहीं दिख रहा है। देखिए ओरिजिनल में विड्थ के एरिया का एंगल कितना है? 72। टोटल एरिया का 72 एंगल कितना डिग्री। है? 360। तो दोनों के एरिया का रेशियो किस हिसाब से निकालते हैं? बताए थे, एंगल के हिसाब से। तो विड्थ का है 72 एंगल और टोटल एरिया का 360, तो ये रिलेशन आएगा एरिया ऑफ विड्थ इक्वल टू टोटल एरिया बटा 5। ये रहेगा हमेशा। इतना तो समझ में आ गया? यस सर। अब हाँ। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे टोटल एरिया को x मान लिए, क्योंकि हमें जब भी आपको दिमाग कैसे चलाना है, जब भी एग्जामिनेशन में इंक्रीज या डिक्रीज करवाना है, कोई ना कोई आपको एक क्वांटिटी मानना होगा, x y मानना होगा, तभी तो इंक्रीज करवा पाएंगे, है ना। जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज करवाना है ना किसी चीज को, तो उसको x मानना पड़ेगा, तभी तो आप इंक्रीज कर पाएंगे रे, है कि नहीं? यस सर। Am I right? हाँ। इसलिए मैंने यस सर। टोटल एरिया को x मान लिया, टोटल एरिया x मान लिया, तो विड्थ का एरिया क्या हो जाएगा? x/5। जो यहाँ रिलेशन x/3। निकला है x/5। अब आसान हो गया हमारे लिए, इंक्रीज करा दीजिए दोनों को, जितना जितना बोल रहा है। टोटल एरिया को कितने से इंक्रीज कराना है? 5% से, तो न्यू टोटल एरिया कितना हो जाएगा? जैसे ही 5% से इंक्रीज हो रहा है तो 105/100 हो जाता है, जैसे डिक्रीज होगा तो 95/100 हो जाएगा। यस सर। याद रखिएगा, शॉर्टकट है। जी तो सर। न्यू टोटल एरिया कितना हो गया? x * 105/100, और न्यू विड्थ एरिया कितना हो जाएगा? x। अब यहाँ यही गलती कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे? अब विड्थ का एरिया बढ़ा रहे हैं ना, तो विड्थ का एरिया कितना है? x/5, उसका 12%, उसका 12%, तो x/5 जो एरिया है, जिसका एरिया बढ़ा रहे हैं उसको रखना है into 100। 12% से इंक्रीज हो रहा है तो 100/100। बारीकी से सर नहीं करेंगे तो तो आप गलती होगा। लिखिए क्या आंसर है सर? x/5 प्लस x/5 इंटू 12/100, यही से इंक्रीज करवा रहे हैं। 12% से इंक्रीज हो गया, इतना का 12% इंक्रीज हो गया, इसलिए ऐड किए। या फिर डायरेक्ट आप यही लिख सकते हैं ना, विड्थ का एरिया कितना है? x/5, उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है? 12%, तो सीधे 112/100 लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना? सीधे 112/100 लिख सकते हैं। दोनों एक ही चीज होता है। कैसे आया वो मैं बता रहा था यहाँ पे। अब देखिए विड्थ एरिया बाय टोटल एरिया जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है? विड्थ एरिया बाय टोटल एरिया जब सॉल्व करेंगे तो वो आ रहा है 112/5 × 105। विड्थ का एरिया और टोटल एरिया का जब रेशियो यहाँ पे डिवाइड कर दिए, ये दोनों निकालने के बाद
डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो न्यू बिट एरिया और न्यू टोटल एरिया का रेशियो कितना आ रहा है, कितना आ गया 112/5 × 105। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद अब ये कहां से आया, अब देखिए ये जो रेशियो है बिट का एरिया बाई टोटल एरिया का जो रेशियो है वो हम नया एंगल आप बिट के अंदर पूछ रहा है, वो मान लीजिए थीटा है। लेट द न्यू एंगल, लेट द न्यू एंगल ऑफ बिट इज थीटा डिग्री। नया एरिया तो नहीं पता है, नया एंगल हमें बिट के बारे में नहीं पता है, इंक्रीज होने के बाद थीटा मान लिए, और लेकिन टोटल में तो 360 ही रहेगा ना, चेंज तो होगा नहीं, 360। और ये रेशियो, यही रेशियो देता है हमें एरिया ऑफ बिट बाय, तो थीटा क्या आ गया, थीटा इसको यहां से जब सॉल्व करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा। सिंपल था क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है। तो आपने देखा यहाँ पे, हाँ बोलिए, ये क्या लिखे है सर एकदम साइड में इधर? एरिया ऑफ बिट, एरिया ऑफ बिट इक्वल टू टोटल एरिया बाय 5। ठीक है, एरिया ऑफ बिट इक्वल टू टोटल एरिया बाय 5। फिर से समझाए? नहीं समझ में आ गया। मैं भी सारे क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको माइंड दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड है, क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उससे हम जो पूछ रहा है वो कैसे हम डेराइव करेंगे। हमेशा यही रिलेशन, हमेशा यही चीज सोचना है, जो दिया हुआ है उससे हम जो पूछ रहा है वो कैसे डेराइव करेंगे, उसमें अपना सारा बेसिक्स वहां पे लगा दीजिए, सारे डेरिवेशन लगा दीजिए। आंसर, मैथ ऐसा चीज है जिसमें आंसर अगर मेथड सही है, आंसर सही आना 100% है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेटर अलाउ है, यानी आपका अगर कहीं भी स्टेप गड़बड़ आता है, जैसे यहाँ पे गड़बड़ हो सकता था, तो यहाँ कहीं भी गड़बड़ होगा तो फाइनल आंसर नहीं आएगा। और स्टेट में थोड़ा स्टेप मार्किंग भी होता है ना, मान लीजिए फाइनल आंसर नहीं भी आया, तभी स्टेप अगर सही है, लास्ट में अगर आपने कैलकुलेशन, लेकिन कैलकुलेशन, हाँ मार्क्स मिल जाएगा आपको, स्टेप मार्किंग होता है। और कुछ लोग ऐसा है ना कि आगे पीछे पूछ के आंसर ही लिख दिए, तो उनको नहीं मिलेगा, जब तक स्टेप नहीं ठीक रहेगा 1-2 मार्क्स दे देगा, आंसर आ रहा है तो। बहुत लोग करते हैं ऐसे, आगे पूछ के क्या आंसर है भाई लिख दिए हो, तो ये इससे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने एक क्वेश्चन पूरा 66 का हो गया, स्टेप देखेगा पूरा। ठीक है, तो समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरुआत में 1-2 क्वेश्चन आसान रहेगा, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसका 1-2 सेक्शन आसान रहेगा, 1-2 सेक्शन हार्ड पूछेगा, तो हड़बड़ाना नहीं है ना। जो मान लीजिए एक आध हार्ड है तो उसके पीछे पढ़ नहीं जाना है, ये हम उसी को बना के रहेंगे, तो करना है सॉल्व। 72 प्रैक्टिस अगर आपका रहा सही तो 72 आ सकता है। सोमा को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लग रहा है। सोमा, इसका मैथ नहीं है उसका, जिनका मैथ नहीं है उनको थोड़ा सोचने में, फ्रेम करने में दिक्कत होगा। दिक्कत होगा सर, हो जाएगा। हाँ, तो जो भी लिखवाए ना स्टेप, उसको बार बार पढ़िए, समझिए, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कोई अलग नहीं आने वाला है, इसी टाइप से। अगर सोचना आप समझ गए तो जो भी स्टेप लिखवाए हैं कैसे सोचे, कैसे पहुंचे वहां तक, और वो दिमाग काम करना स्टार्ट कर जाएगा ना, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। 66 का एक और क्वेश्चन है, ये तो आसान लग रहा है, प्रॉफिट लॉस से है शायद, इसको देख लेते हैं। 13 नंबर आपके पास भी होगा क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में तो प्रॉफिट लॉस का एक नॉर्मल फार्मूला बता दूंगा मैं। दो क्वेश्चन पूछता है ना, कभी कभी 2 पूछता है, दोनों ही बनाना रहता है, कभी कभी 3 पूछता है, उसमें 2 बनाना रहता है। नहीं 14, 15, 4 क्वेश्चन पूछा है, 4 में आपको 2 बनाना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो जो आपको आसान लगे, एक उसमें पाई चार्ट रहेगा, एक इसमें बार डायग्राम रहेगा। एक बार डायग्राम वाला क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, है ना। बार डायग्राम वाला, बार मतलब वो खंबा रहेगा ना,
ठीक है, बार डायग्राम का क्वेश्चन, क्योंकि बार डायग्राम कंपैरेटिवली आसान होता है, पाई चार्ट थोड़ा हार्ड होता है, इन बार डायग्राम ठीक ठाक रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है 66 बीपीएससी का। क्वेश्चन नंबर 15, ये बार डायग्राम्स के है ना। बार डायग्राम्स क्या होते हैं, तो आपने देखा होगा कि खंभे टाइप का रहेगा, है ना, ग्राफ रहेगा, उसपे इस टाइप का बना रहेगा, कोई छोटा कोई बड़ा, है ना। और हर बार डायग्राम, हर जो बार है वो कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में एग्जांपल के लिए मैं समझा रहा हूँ बार डायग्राम क्या होता है। यहाँ 2009 का दिया रहेगा, यहाँ ऐसे दे सकता है 2001 का, फिर 2011 का, 2021 का, ऐसे करके बार डायग्राम शो कर रहा है। और यहाँ पे लेवल उसका शो किया जाता है ना। यहाँ पे मान लीजिए 1 बिलियन या ट्रिलियन जो भी है, ट्रिलियन हो गया ना अभी, तो यहाँ पे 1 ट्रिलियन हो गया 2021 में, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो 1 ट्रिलियन यहाँ रहेगा, यहाँ कुछ और रहेगा, है ना, यहाँ कुछ और रहेगा, एग्जांपल लिए। तो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं बार डायग्राम। ये थोड़ा सा आसान होता है इन कंपेरिजन टू पाई चार्ट, है ना। तो इसको पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी, क्वेश्चन लिखना जरूरी है, लिख लेते हैं, बार बार क्वेश्चन पे नजर जाता है। अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी है ना, अ सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी prepares drinks a soft drink company prepare drinks for of 3 different flavors। यहाँ पे यानी जो बार डायग्राम है वो फ्लेवर का है, एक्स वाई जेड फ्लेवर दिया हुआ है, ऑफ 3 डिफरेंट फ्लेवर्स या 3 फ्लेवर्स एक्स वाई एंड prepares drinks of 3 different flavor, 3 different flavor का ड्रिंक प्रिपेयर कर रहा है एक्स वाई जेड। The production of the 3 flavor over a period of 6 years, the production of 6 flavor। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाता है, क्वेश्चन किस आधार पर बनाता है वो भी आपको देखना है। The production of 3 flavors, यानी यहाँ पे 3 चीजें हैं एक्स वाई और जेड, इन्हीं तीनों पे बात हो रही है। ओवर 6 ईयर यानी 6 साल का दिया हुआ है, यानी 6 बार डायग्राम होगा, 6 साल, नीचे जनरली ईयर रहता है या कुछ भी रहता है, तो ओवर 6 इयर्स, ओवर 6 इयर्स has been expressed in the bar graph, in the bar graph। हम लोग जब 9th 10th में थे तो वहां पे ग्राफ भी बनाना रहता था, तो इसलिए एकदम क्लियर रहता था। अगर जैसे ये क्वेश्चन दिया होगा, या तो क्वेश्चन में आपको ग्राफ दे देगा, हाँ, उस समय हम लोग को ग्राफ बनाना रहता था ग्राफ वाले चार्ट पे, तो उसमें बहुत क्लियर हो गया था कि कैसे ग्राफ बनाते हैं, है ना। तो ओवर 6 ईयर हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन द बार ग्राफ, हाँ अभी भी प्रोवाइडेड बिलो। तो मान लीजिए बीपीएससी नहीं भी देता है, ऐसे देगा ही, कभी कभी ग्राफ बनाने के लिए तो नहीं आएगा, प्रोवाइडेड बिलो, यही क्वेश्चन है सिंपल सा। अब है स्टडी द ग्राफ और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमेशा ऐसे ही रहेगा, स्टडी द ग्राफ या तो पाई चार्ट देगा या बार ग्राफ देगा, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन and answer the question based on it, answer the question based on it, है ना। इस पे आंसर करना है, इस ग्राफ को पढ़ना है और इसको जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इसके आधार पे वो आंसर करना है। तो सबसे पहले ग्राफ बना लेते हैं।
ABC क्वेश्चन लिख लें। हाँ ठीक है ठीक है, ग्राफ तो सबके पास है ना, अभी ऐसे बना लेंगे। एक पूरा क्वेश्चन पहले लिख लें, ये भी करके सॉल्व करना है। हाँ तो सिर्फ यही करेंगे अभी, है ना। अब यहाँ पहले बार डायग्राम से बना लें। क्वेश्चन लिख लिए, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब मेन हमारे लिए क्या है, डायग्राम, क्योंकि उसी से सारा सॉल्व होना है। हाँ डायग्राम है, डायग्राम जरूरी है क्योंकि उसी के आधार पर क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि बाल क्या शो कर रहा है, 6 साल है, यानी 6 यहाँ पे देना है। 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 और 2000। 6 साल है, 6 साल, लेकिन हर साल 3 प्रोडक्ट को दिखाना है, यानी हर साल आपको 3 प्रोडक्ट को दिखाना है। तो 3 ग्राफ 3 बार बनेगा, हर साल के 3 बार बनेगा। यहाँ पे मान के लेते हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50 और एक 60। ओके, ये प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन दिया हुआ, इधर क्या है, प्रोडक्शन है। और प्रोडक्शन किसमें है, यूनिट के साथ लिखना है आपको। जो आंसर आएगा यूनिट के साथ, इन लाख बोतल, इन लाख बोतल्स, है ना, इन लाख बोतल। इधर प्रोडक्शन दिया हुआ है हर साल का, तीनों का, है ना, तीनों फ्लेवर का। एक है आपका 50 पे, तो जैसे है उसी हिसाब से आपको बना देना है। एक है आपका 50 पे, दूसरा है 55 पे, यानी 60 और इसके बीच में आएगा। सटा के ही बनाना है, ठीक है। एक है 55 पे, यहाँ पे 55 आ जाएगा 60 और 50 के बीच में। उसके बाद है तीसरा है 45 पे, तो 40 और 50 के बीच में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इसको अलग अलग x को डिनोट किया गया है, ये भी एकदम ध्यान में रखना है। x को डिनोट किया गया है आपका इससे, y को डिनोट किया गया है सादे बॉक्स से, और z को डिनोट किया गया है शेडेड, है ना। ये z को डिनोट किया गया है शेडेड बॉक्स से। तो यहाँ भी आपको बना लेना है, मतलब ये तो बना ही हुआ है। उसके बाद 50, 55, 45 लिख भी दिया गया है यहाँ पे, और ये पूरा शेडेड है। शेडेड को हम ऐसे कर दे रहे हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, 96 में आते हैं, तो 96 में 40, 40, उसके बाद 60, सबसे ऊपर में पहुंच जाइए, सादा रहेगा ये। उसके बाद 50, इसमें सैडेड, सैडेड में समझ रहे हैं ग्राफ कैसे बना हुआ है। ग्राफ को अगर ध्यान देके आप देख लिए तो सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 97 में आते हैं, 97 में 55, 97 में 55, उसके बाद 50, उसके बाद 60,
ठीक है, ये लिखा हुआ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लिख दिया है तो आपको देखने का इसमें आसान हो जाता है, जिसमें लिख देता है ना इसमें आसान हो जाता है, उसमें मिलाना नहीं पड़ता, नहीं तो कहीं बहुत गड़बड़ हो जाता है, कभी होता है कि नहीं? हाँ नहीं, जैसे ऐसे लिख दिया ना तो उसे बहुत ही आसान हो गया। नहीं तो फिर मिलाना पड़ता है। इसमें है 45, जब लिखा ही हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, कुछ भी बना दिया। 45, 55 और 60। सर जैस्मिन, हेलो। हाँ बोलिए सोमा। गायब हो गए क्या सर? हाँ जी हाँ। हाँ वही लग रहा है मुझे भी, नेटवर्क इशू होगा। नहीं ऐसा लग रहा है लाइट कट गया है। हाँ ये फ्रीक्वेंसी एंड टेबल बता रहे हैं क्या सर ये वाला? अब आपको जब मैं सुबह बोली ना कि क्वेश्चन भेजने के लिए, हाँ तो मेरे पास क्वेश्चन बैंक था, फिर मैं देख रही थी कि था, कल मैं बिजी थी तो देख नहीं पाई थी, क्वेश्चन था मेरे पास। और ये जो क्वेश्चन है ये सेक्शन 2 का है, टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल है ना। हाँ, फ्रीक्वेंसी टेबल उसी का है। हाँ तो फ्रीक्वेंसी उसका टेबल शायद लाइन का क्वेश्चन नंबर कितना है। क्वेश्चन नंबर तो नहीं कह सकते कौन सा है, मतलब कि मेरे में तो 2 या 3 में ही है। मेरे में 3 में है क्वेश्चन नंबर। हाँ मेरे में 3 में है। मेरे तो में भी ये 3 में 66 है। यूपीएससी का सब बता रहा है। हाँ सर कहाँ गायब हो गए, आप पेपर नहीं दिए?